स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 2x + 3y + 3z बराबर 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है x - 2y + z बराबर -4 तथा 3x - y - 2z बराबर 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 3z बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2y फिर हो जाएगा प्लस z बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - y फिर यहाँ जाएगा -2z फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, y का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, z का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे x का गुणांक यहाँ पे 1 छिपा है तो 1 लिखेंगे, y का गुणांक -2 है तो -2 लिखेंगे, z का गुणांक 1 छिपा है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे x का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, y का गुणांक -1 है तो -1 लिखेंगे, z का गुणांक -2 है तो -2 लिखेंगे और इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे इसमें x y z है, इसमें x y z है, इसमें x y z है, यानी कि तीनों में x y z है तो यहाँ पे लिखेंगे x y z फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे b बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए इसमें कौन सा नंबर लिखेंगे, 5 - 4 और 3 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 - 4 3 फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ax बराबर होता है b, यानी कि एक उधर पे यहाँ हो जाएगा x बराबर यानी कि a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो x का मान ये दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे b का मान ये दिया हुआ है, a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले a इनवर्स का मान निकालना है। तो a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन a फिर बटे में होता है सारणी में a होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी में a का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एडजॉइन a का मान निकालेंगे, दोनों को मान यहाँ पे रख देंगे, जो यहाँ पे आएगा मान वही a इनवर्स का मान होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी में a का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे a बराबर ये जो दिया हुआ है इसी के आधार पे क्या करेंगे, हम पहले सारणी में a का मान निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइन a का मान निकालेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सारणी में a का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, देखिए यहाँ पहले 2 लेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ठक लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ बचा है -1 और 1 बचा है, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो -1 आएगा और यहाँ पे कोष्ठक के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा, एक कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस माइनस तो माइनस लगा देंगे, ये 3 लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में
तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक के अंदर 2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इस 1 में, तो -3 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। पहला पंक्ति यानी कि तीसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो -1 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 माइनस में आएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा और 6 कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि साड़ी में a बराबर यहाँ पे जाएगा 2 गुणे, इसको जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे, ये दोनों माइनस में जोड़ेंगे -5 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस, यहाँ 5 1 15, और यहाँ जाएगा प्लस 5 15, ठीक है। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर आ जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो साड़ी का a का मान आ गया है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइन a का मान निकालना है, यानी कि जो a का मान दिया हुआ है इसी के आधार पे एडजॉइन a का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बस चलो ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सहखंड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, ठीक है। अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे m11 बराबर यहाँ पे जाएगा m12 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि m13 बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे यानी कि m21 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m22 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m यानी कि 23 बराबर, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे यानी कि m31 बराबर, फिर आप लिखेंगे m32 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा m33 बराबर, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है m11 m12 m13, तो क्या करेंगे, m11 का मतलब ये होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ होता है माइनस, तो -1 से गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m12 ये होता है तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 है तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे जाएगा 3 1 कम 3, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है m13 यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस में, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि m21, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि देखिए बीच वाला गायब हो जाएगा और ये पहला वाला गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि ये वाला गायब और ये वाला गायब, 2 तिहाई हो जाएगा 6, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, माइनस में यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि m22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक, और देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो यहाँ पे जाएगा 3 3 का 9, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा -13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ m23, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे जाएगा -2, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, इसको जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है m31, ठीक है, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे जाएगा 3, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 तिहाई हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी तो माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति और यहाँ पे पहला स्तंभ किए थे, 1 से गुणा किए 3 में 3 आया है, और इससे इसमें गुणा किए 3 में 6, ठीक है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m33, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि सॉरी यहाँ m32 है ना, तो यहाँ पे जाएगा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 घटाएंगे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा m33, तो यहाँ पे जाएगा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, इसको जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सहखंड है, अब इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम सहखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे
सहखंडज। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंडज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सहखंडज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A11, फिर यहाँ पे लिखेंगे A12, फिर यहाँ पे लिखेंगे A13। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखेंगे A21 बराबर यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A23 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे A31 बराबर यहाँ हो जाएगा A32 बराबर, यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस में आएगा, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसके बाद चलता है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस में ये तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस ये होगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 13। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है यानी कि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 11। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस में 9 है तो प्लस में 9 लिखाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस आता है, माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद आता है यहाँ पे यानी कि माइनस, तो सॉरी यहाँ पे आता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस में 7 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे, यानी कि आप भी बना लेंगे। और देखिए ये संख्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 5 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 3 13, फिर हो जाएगा यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर 1, फिर यहाँ पे जाएगा -7, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का परिवर्त करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आप भी। देखिए ये पंक्ति तो स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 5, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। ठीक, और देखिए इस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे जो एक परिवर्त का मान है यही आपका एडजॉइन ए का मान होता है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि सारणी में ए का मान आ गया है और देखिए यहाँ पे एडजॉइन ए का मान आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आधार पे ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा ए इनवर्स बराबर यहाँ होता है एडजॉइन ए। ठीक है, फिर बटे में होता है सारणी में ए। ठीक, अब देखिए इसी में मान रखेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स बराबर, और देखिए यहाँ पे सारणी में ए का मान कितना आया था, यानी कि 40 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। और देखिए ये संख्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, यानी कि हो जाएगा 3 9, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर -13, फिर हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे 5, फिर हो जाएगा 11, फिर -7 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान ये आ गया है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो है ना ये यानी कि समीकरण निकाय का ये जो सूत्र होता है, इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और देखिए b का मान रखेंगे और a इनवर्स का जो मान है उसको रखेंगे। तो चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं, तब इसके आगे इधर हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, पहले मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे a इनवर्स का जो मान आया था यहाँ पे लिख दिए हैं, x का मान जो यहाँ पे था उसको भी लिख दिए हैं, b का मान जो यहाँ पे था उसको भी लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे यानी कि x बराबर a इनवर्स b जो है ये आपका समीकरण निकाय का यानी कि ये सूत्र है। ठीक है, इसी के आधार पे क्या करेंगे हम, यानी कि x y z का मान निकाल लेंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x के स्थान पे दिया x y z, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z हो जाएगा, इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। ठीक है, अब देखिए आप व्यू बनाने के बाद फिर बराबर लगाएंगे, a इनवर्स का मान ये है, यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए यहाँ पे आप व्यू बनाने के बाद ये जो संख्या इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 5 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -13, फिर हो जाएगा 11, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 1, फिर -7 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए b का मान जो है इसको गुणे में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये गुणे में होता है, फिर इस प्रकार से आप व्यू बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे 5 -4 3 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे x y z, इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 से इसमें गुणा करेंगे और 3 से 9 में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 25 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 से 12 हो जाएगा,
और देखिए 3 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 5 25, 4 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे होता है 13 चौका यानी कि 52 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52। ठीक, अब देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसके 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 25, 4 से गुणा करेंगे 11 में तो -44, और देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि 7 में तो -21। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। फिर देखिए आव्यूह बनाने के बाद फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। ठीक है, अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 40। ठीक है, और देखिए इसको भी अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, और देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस में 40 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x y z। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। ठीक, बराबर लगाएंगे 40 से, देखिए क्या करेंगे इन सभी में भाग करेंगे तो इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। 40 से कम हो जाएगा 40, 40 दूना हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 40 से कम 40 माइनस में, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, x को 1 के साथ तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1, y की तुलना करेंगे 2 के साथ तो y बराबर हो जाएगा 2, और देखिए z की तुलना करेंगे 1 के साथ z बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देना है, यहाँ हो जाएगा z बराबर -1। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये जो मान आया है यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा के क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन, इसका लिमिट लिखा है π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ cos स्क्वायर x, फिर बटे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x, फिर प्लस 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए इसको i बराबर मान के उतारे हुए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और कोष्टक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ sin स्क्वायर x, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ cos स्क्वायर x, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 4 से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4, और यहाँ पे जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 है तो 4 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x में से 1 cos स्क्वायर x घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट लिखेंगे π/2 से 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 - 3 cos स्क्वायर x, फिर -4 घटा देंगे, फिर बटा लगाएंगे, और ये जो है इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 - 3 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये आपको अच्छे नहीं समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको किए हैं।
अब देखिए अगर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, और देखिए -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो ये ऊपर वाला बच जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम 4 में से 4 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और देखिए -3 को कॉमन लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स ऊपर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा -1/3। फिर देखिए यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। और देखिए इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए ये नीचे का जो यानी कि हर इसको लिखेंगे इसके साथ, यहाँ हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए हम -4 बचा है तो क्या करेंगे, -4 को बाहर लेंगे, फिर समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बटा, और देखिए यहाँ पे ये जो नीचे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा आई बराबर -1/3, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। और देखिए यहाँ पे ये कट गया है तो 1 dx बचेगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे π/2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर -1/3, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। देखिए इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो लिमिट है π/2 से, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा कोष्ठक लगा दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए 0 0 लिख देंगे, फिर -4 4 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे π/2 से 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, इसके नीचे का लगाएंगे, तिरिय गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स -3, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर -1/3, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, और देखिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा π/2, फिर हो जाएगा -0, यानी कि x के स्थान पे एक बार पाई, यानी कि x के स्थान पे एक बार π/2 रखेंगे और एक बार x के स्थान पे 0 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर एक्स -3, फिर आप लिखेंगे dx, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। देखिए 0 का वैल्यू लिखा था, यहाँ पे बचेगा पाई बटा, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4, और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स कोष्ठक बंद, फिर -3 हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे dx, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर -1/3। ठीक है, इसके बाद बड़ा कोष्ठक यहाँ हो जाएगा π/2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटा 4 से गुणा करेंगे तो 4, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, फिर -3, फिर dx, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा करके इसके आगे हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा -1/3, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, फिर आप लिखेंगे पाई बटा यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे
-4। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, फिर आप लिखेंगे dx, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे है 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 10x बराबर t। अब देखिए इसका यानी कि अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम t मान के करेंगे तो इसका लिमिट भी चेंज करेंगे, यानी कि देखिए इधर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर हो जाएगा t। और देखिए यहाँ पे 10 यानी कि x स्थान पर रखेंगे π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे t। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिट यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा 10 π/2 का, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि t बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। और देखिए एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे 10x के स्थान पर रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 10 यानी कि 0 बराबर हो जाएगा t। 10 0 का मान 0 होता है तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर t हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका लिमिट चेंज हो गया, इनफाइनाइट से 0 आ गया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ लिखेंगे π/2, फिर हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समाकलन लगाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से 0। और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान में क्या रखेंगे dt, तो यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 4 तो यहाँ पे रहेगा। और देखिए इसको क्या किए थे, 10x को t माने थे, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -1/3, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ लिखेंगे π/2, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हम नीचे से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा बटे में 4, फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से 0। यहाँ पे लिखेंगे 1/, देखिए इसमें 4 कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें 4 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा प्लस t स्क्वायर, फिर हो जाएगा dt, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे लिखेंगे π/, यानी कि 2, देखिए 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन देखिए इसका लिमिट है इनफाइनाइट से 0। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ हो जाएगा 1/2 का, यहाँ पे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं t का स्क्वायर, फिर हो जाएगा dt, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए इसके नीचे लिख देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, यानी कि इसका जो समाकलन होता है इसका यही सूत्र होता है, तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये a स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा a, और ये x स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा देते हैं, तब इसके बाद इधर हल करके बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -1/3 यहाँ पे है तो उसको लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक इस प्रकार लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे π/2, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो ये सूत्र होता है 1/a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a के स्थान पे 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 रखेंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या करें यहाँ पे, यानी कि लिखेंगे बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x/a, x के स्थान पर दिया t, तो यहाँ पे लिखेंगे t, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे a है तो a के स्थान पर दिया 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, फिर देखिए इसके बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और देखिए इसका जो लिमिट है यानी कि इनफाइनाइट से 0 इसको लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -1/3, फिर देखिए इसे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा π/,
यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। फिर देखिए एक बार इसमें अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे, तो देखिए इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स, टी के स्थान पर रखेंगे एक बार इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट बटा यहाँ पर जाएगा 1/2, ठीक। फिर देखिए हमारा माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे टी के स्थान में रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0/1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे उससे ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर -1/3, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ पे लिखेंगे π/2 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स इनफाइनाइट, इसका मान होता है π/2 होता है, और इसका मान 0 होता है, 0 लिख देंगे, फिर कोष्ठक, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्ठक, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे देखिए लिखेंगे -1/3, फिर यहाँ जाएगा बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे लिखेंगे π/2, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे -2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2π/, हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर -1/3 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/3, माइनस में हो जाएगा 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा π/3, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 से गुणा करेंगे पाई में, तो पाई हो जाएगा माइनस में 2 से गुणा करेंगे पाई में, तो प्लस में 2 पाई हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, इसको यहाँ पे घटाएंगे 2 पाई में से 1 पाई, तो यहाँ हो जाएगा π/6, ठीक है। देखिए ये जो आया है यही आपका आंसर है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू यहाँ पे जाएगा b2 वेक्टर, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा आर वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है r1 वेक्टर, तो क्या करेंगे ये ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे s के पीछे -3 है, y के पीछे -8 है, z के पीछे -3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको i, इसको j और इसको k के साथ लिखेंगे, मगर जब इसको लिखेंगे इन सभी का चिन्ह बदल करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा +3 i कैप, और देखिए यहाँ पे -8 है, तो यहाँ हो जाएगा +8 j कैप, और देखिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे जाएगा +3 k कैप, ठीक है। और देखिए हम प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा कोष्ठक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है b1 वेक्टर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे i j k के साथ लिखेंगे, मगर इन सभी का चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3 i कैप, और यहाँ पे माइनस में है तो लिखेंगे माइनस में j कैप, और यहाँ पे प्लस में लिखेंगे प्लस में k कैप, ठीक है। ये कोष्ठक बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको पहला समझ में आया होगा। अब चलिए जो दूसरा दिया हुआ है इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, देखिए पहले ऊपर वाला लेंगे, देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है यानी कि ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे i के साथ, इसको j के साथ और इसको k के साथ लिखेंगे, मगर इन सभी का चिन्ह बदल करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस में 3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 i कैप, प्लस में 7 है तो यहाँ हो जाएगा -7 j कैप, और देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा 6 k कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये म्यू है
तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में म्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो है यानी कि आई जे के साथ लिखेंगे, मगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे माइनस में 3 है तो लिखेंगे माइनस में 3 आई कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 2 जे कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 4 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर ये वाला जो है यानी कि लेमडा से पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप फिर प्लस हो जाएगा 8 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेमडा के जो बगल में ये है इसको लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो म्यू के पहले है इसको लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर माइनस 3 आई कैप फिर माइनस 7 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे म्यू की ये जो यहाँ पे गुणे में है ये वाला इसको लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 3 आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीच, यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए उसका सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर होता है ये होता है साड़ी में यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये कोष्टक में हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे होता है गुणा फिर यहाँ पे होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साड़ी लगाएंगे फिर बटा फिर देखिए यहाँ पे नीचे होता है साड़ी में b1 वेक्टर यानी कि गुणे b2 वेक्टर ये होता है साड़ी में। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यही आप यानी कि इसका बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका मान निकालेंगे फिर इसका मान निकालेंगे फिर इसका मान निकालेंगे, उसके बाद जब तीनों का मान निकालेंगे तो इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, पहले क्या करेंगे हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी कि a2 वेक्टर का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे है तो लिखेंगे माइनस में 3 आई कैप फिर हो जाएगा माइनस में 7 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस में 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक में फिर देखिए हम माइनस से माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a1 वेक्टर, देखिए यहाँ पे ऊपर इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 आई कैप फिर हो जाएगा प्लस में 8 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 आई कैप फिर माइनस 7 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा। चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस 3 आई कैप फिर माइनस 8 जे कैप फिर हो जाएगा माइनस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे 3 3 हो जाएगा 6 आई कैप। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, 6 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 3 के कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये पहला मान जो है निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जगह b1 वेक्टर गुणे b2 यानी कि वेक्टर बराबर यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे साड़ी और देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर यहाँ पे जाएगा जे कैप फिर यहाँ पे जाएगा के कैप। ठीक है, फिर इस प्रकार साड़ी बना देंगे। अब देखिए इसके बाद साड़ी बनाने के बाद यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान देखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर का जो मान आया है यानी कि i का गुणांक 3 है, j का गुणांक -1 है, k का गुणांक 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 यहाँ पे जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे b2 वेक्टर का जो मान है उसका देखेंगे i का गुणांक -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे -3, j का गुणांक 2 है और देखिए k का गुणांक 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर देखिए इसका कोष्टक पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप। ठीक है,
फिर देखिए कोष्टक पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 दिए हो जाएगा 12। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक बंद। फिर देखिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ द्वितीय हो जाएगा यहाँ पे 6। और देखिए इससे गुणा कर माइनस माइनस प्लस यहाँ होता है माइनस में 3 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6i कैप हो जाएगा, गुणा कर देंगे। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15 यानी कि j कैप। और देखिए इसको घटाएंगे प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसी का हमें क्या करना है, यानी कि माड निकालना है। इस प्रकार से लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा साड़ी या माड बोल सकते हैं। फिर बराबर इस प्रकार से करनी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो i का गुणांक है, j का गुणांक है, k का गुणांक है, उन सभी का वर्ग लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि प्लस 15 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर मिटाकर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इधर पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम लोग साड़ी बोल सकते हैं या तो माड भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये साड़ी में हो जाएगा, फिर बराबर। ठीक है, फिर करनी लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। फिर देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 270। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखे थे, उसको मिटा दिए हैं। चलिए फिर से उसको लिख करके उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान और देखिए यहाँ पे इसका मान और यहाँ पे इसका मान उसमें रखेंगे। चलिए पहले सूत्र लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा साड़ी, यहाँ पे होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, कोष्टक में फिर गुणा लगा देंगे। यहाँ होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये होता है कोष्टक में, फिर बटा लगा देंगे। यहाँ होता है यानी कि माड में होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे साड़ी हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पे निकल के आया था तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से हो जाएगा साड़ी। देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6i कैप, फिर हो जाएगा -15 j कैप, फिर हो जाएगा +3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए इसके स्थान पे क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है, तो लिखेंगे -6i कैप, फिर -15 j कैप, फिर रहेगा फिर +3 के कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में 270। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा साड़ी। देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करना है तो i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे, k को k के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 से 6 में करेंगे, 6 चौक हो जाएगा 36, i को i के साथ गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा i कैप स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 15 से 15 में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 15 से 15 गुणा 225 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा j कैप स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 3 से 3 में करेंगे, 3 तरीका हो जाएगा 9 के, यहाँ हो जाएगा कैप स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा साड़ी, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे करनी में 270। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे जाएगा इस प्रकार साड़ी। और देखिए i कैप का स्क्वायर का जो मान होता है 1 होता है, j कैप स्क्वायर का मान जो है 1 होता है, k कैप स्क्वायर का मान 1 होता है। 1 से गुणा करेंगे 36 में 36 आएगा, अगर यानी कि 225 में गुणा करेंगे 1 से तो प्लस में 225 आएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे 1 से तो 9 आएगा, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में 270, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा साड़ी में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 270। ठीक,
फिर यहाँ पर जाएगा बटे में, यानी कि करनी में 270 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डी बराबर 270 बटे हो जाएगा करनी में 270। ठीक है, अब देखिए ऊपर करनी में नहीं है, नीचे करनी में है, तो क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे डी बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा करनी में, यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 270 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परवलय y² बराबर 4ax और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नाभिलंब का समीकरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाभि, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाभिलंब का समीकरण। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाभिलंब का समीकरण जो है यानी कि y² बराबर 4ax है। देखिए यहाँ पे y² है तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा करनी में 4ax हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे चित्र बनाएंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे हल करके बताएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र को बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना दिए हुए हैं, चलिए इसको समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो चित्र बनाए हुए हैं यही आपका क्या है, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का, यानी कि ये चित्र है तो ये होता है आपका नाभिलंब का घिरे क्षेत्र का ये क्षेत्रफल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये जो नाभिलंब का समीकरण दिया हुआ था, ये पहले वाले का यहाँ हो जाएगा y² बराबर हो जाएगा 4ax हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये पहले वाले का है तो क्या करेंगे, हम इसका और इसका दोनों निकालना है। चलिए इसके आगे बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु होता है 0 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक गया है तो 0 और a हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाभि। ठीक, देखिए यहाँ पे नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि 2 है ना, ये 2 हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 से a गया है तो यहाँ हो जाएगा 0 से a। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये y अच्छा है तो यहाँ पे लिखेंगे y यानी कि dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा a से 0, इसका जो मान है y का यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखेंगे करनी में 4ax dx। ठीक, अब देखिए इसके बराबर लगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा a से 0। देखिए यहाँ पे लिखा यानी कि करनी में 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो करनी में 2 बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं करनी में 1 गुणे करनी में x dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा ये जो करनी में a है ये एक अचर पद है, इसको क्या करेंगे, इसको भी बाहर ले लेंगे, फिर समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि a से 0, फिर आप लिखेंगे करनी में x dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 करनी में a हो जाएगा, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा a से 0। देखिए यहाँ पे लिखा करनी में x, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x 1/2 dx, क्योंकि करनी का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे अगर हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 4 करनी में a हो जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, इसका समाकलन जो होता है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x, इस पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर बटे हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक, इसका लिमिट जो है a से 0 है लिख देंगे, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और हो जाएगा करनी में a हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, फिर बटे में हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि a से 0। ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4 करनी में a हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x 3/2, फिर बटे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, इसका लिमिट है a से 0। ठीक है, इसको लिख दिए। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 करनी में a हो जाएगा। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी कि x के स्थान पे एक बार a रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 गुणे यानी कि x के स्थान पे a रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा a और यहाँ 3/2, फिर देखिए यहाँ पे ये जो बटे में 3 है 3 लिख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे यानी कि x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे यानी कि 0 3/2, फिर हो जाएगा बटे में 3, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस c लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा करके इसके आगे इधर बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 4 करनी में a, फिर बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो है ये 0 हो जाएगा, इधर का बचेगा ये वाला, तो लिखेंगे गुणे में यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2 a, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, फिर बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा हुआ है, बच्चा है ये, इसको गुणे में लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बराबर वाला लिखेंगे 4, और इसको लिख सकते हैं हम जो करनी में a है इसको लिख सकते हैं यानी कि a और 1/2, फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 और यहाँ पर हो जाएगा a 3/2, फिर बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा 3। अब देखिए इसको अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a पर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो था यानी कि लिखा हुआ था नाविलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये पहला वाला था, और ये दूसरा वाला था, यहाँ देखिए जो इसका बिंदु था 0 0 था, और देखिए यहाँ पे इधर जाएंगे x की तरफ, यहाँ हो जाएगा 0, ये लंब जो डाला गया है इसको हम लोग क्या किए a मान लिए हैं, तो इसका जो लिमिट बना है यहाँ पे जो बना हुआ था यानी कि जो लिमिट बना था इसका a से 0 बना था, और ये x h के तरफ जा रहा था, यहाँ हो जाएगा यानी कि x h होगा, तो यहाँ हो जाएगा y dx। ठीक है, यही रख के हम क्या किए हैं, आगे हल किए हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y पे पावर x प्लस x पावर y फिर प्लस x पे पावर x फिर बराबर a पे पावर b, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, इसको यानी कि u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको w मानेंगे, इसको s मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना यानी कि u बराबर हो जाएगा यानी कि y पे पावर x, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए ये जो है इसको मानेंगे v बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि x पे पावर y, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए ये जो है इसको मानेंगे w बराबर यहाँ हो जाएगा x पे पावर x, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद ये जो है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे s बराबर यानी कि a पे पावर b हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे यानी कि y पे पावर x रहेगा वहाँ पे u रखेंगे, जहाँ पे x पावर यानी कि y रहेगा वहाँ पे v रखेंगे, और जहाँ पे x पावर x रहेगा वहाँ पे w रखेंगे, और जहाँ पे a पे पावर b रहेगा वहाँ पे s रखेंगे। देखिए इसी में रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रखेंगे u हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे v हो जाएगा, फिर प्लस w हो जाएगा, फिर बराबर s हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx, फिर प्लस dv/dx, फिर प्लस dw/dx, फिर बराबर हो जाएगा ds/dx। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक,
अब देखिए समीकरण एक को उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा u बराबर y पे पावर हो जाएगा x। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग u फिर बराबर हो जाएगा लॉग यहाँ पे हो जाएगा y इसके पावर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग u, देखिए यहाँ पे लॉग x पे पावर x जो होता है तो ये जो x होता है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पर होता है x लॉग यहाँ पर हो जाएगा यानी कि y, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इसका x अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/u du बटा dx फिर बराबर पहला लिखें, दूसरे का अवकलन यानी कि log y का होगा 1/y, फिर से y करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, ठीक। फिर प्लस दूसरा लिखें यानी कि लिखेंगे log y यानी कि पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस u को उधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा u, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा x बटा यानी कि y हो जाएगा dy बटा dx फिर प्लस हो जाएगा log y, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि du बटा dx फिर बराबर, देखिए यहाँ पे u है, u को इसको u माने थे, यहाँ पे लिखेंगे y पे पावर यहाँ पे जाएगा x, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे जाएगा x बटा y, फिर यहाँ पे जाएगा dy/dx फिर हो जाएगा प्लस log यहाँ पे जाएगा y, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6 मान लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो समीकरण 2 है इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि v बराबर हो जाएगा x पे पावर y। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ पे जाएगा लॉग v हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा लॉग यहाँ पे जाएगा x इसके पावर y हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे लॉग v फिर बराबर, देखिए जो y है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y, फिर आप लिखेंगे लॉग x, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x आप अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v dv बटा dx फिर बराबर पहला लिखें, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का 1/x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा लिखें यानी कि ये log x लिखेंगे पहले का अवकलन यानी कि y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, v को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटा dx फिर बराबर हो जाएगा v, फिर यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ पर लिखेंगे y बटा x फिर प्लस यहाँ पर जाएगा log x dy/dx फिर यहाँ पर जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v का जो मान है यानी कि इसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा dv बटा dx फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर y, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे y बटा x फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे log यानी कि x dy/dx फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, और देखिए ये जो आया है इसको समीकरण 6 माने थे और जो आया है इसको समीकरण नंबर 7 मान लेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक। अब देखिए समीकरण 3 यहाँ पे इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा w बराबर x पे पावर x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ पे जाएगा लॉग w फिर बराबर हो जाएगा लॉग x पे पावर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग w और देखिए यहाँ पे लॉग x पावर x है तो ये जो x आगे आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ पे जाएगा लॉग x, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1/w फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dw बटा dx फिर बराबर यहाँ पे देखिए पहला लिखें यानी कि x को लिखेंगे, दूसरे का यानी कि log x का होता है 1/x यानी कि पहला लिखें, दूसरे का कॉलम प्लस दूसरा लिखें, ठीक है। पहले का कॉलम यानी कि x का कॉलम 1 हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x से x कट गया, w को उधर फेंक देंगे, यहाँ पे जाएगा w यानी कि डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ w, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ पे बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे w का जो मान है, देखिए यहाँ पे ये ऊपर है उसको रख देंगे, तो यहाँ पे जाएगा डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स पावर एक्स, फिर ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा, लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आया है ये समीकरण नंबर हो जाएगा 8। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 4 है उसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से। ठीक, अब देखिए समीकरण 4 क्या है वो वाला उसको उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा ए पे पावर बी। ठीक, सॉरी यहाँ पे ए पे पावर बी है, ए पे पावर बी हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्स अवकलन कर देंगे सीधे डायरेक्टली, क्योंकि ये अचर पद इसमें लॉग नहीं लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि एस का अवकलन हो जाएगा डी एस बटा डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा इसका 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन होता है 0। ठीक, अब देखिए ये जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 9 मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 9 हो गया। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी कि चारों का हम अवकलन कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आया है, यानी कि ये वाला आया है और ये वाला है और ये वाला और ये वाला जो आया है उसको ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को लिख करके समीकरण 5 में आगे रख करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जो मान आया था उसको यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी कि डी यू बटा डी एस का मान ये आया था इसको लिख दिए हैं, डी वी बटा डी एक्स का मान जो आया था इसको लिख दिए हैं, डी डब्ल्यू बटा डी एक्स का मान जो आया था इसको लिख दिए हैं, डी एस बटा डी एक्स का जो मान आया था इसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डी यू बटा डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि डी वी बटा डी एक्स तथा, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि डी डब्ल्यू बटा डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि डी एस बटा डी एक्स का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, समीकरण 5 को यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखना है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि डी यू बटा डी एक्स, फिर प्लस डी वी बटा डी एक्स, फिर प्लस डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी एस बटा डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो मान है ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y पे पावर x, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे x बटा y, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस हो जाएगा लॉग y। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसका जो मान है यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा x पे पावर y, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर आप लिखेंगे y बटा x, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा लॉग x, फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसका यानी कि देखिए यहाँ पे इसका मान यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे जाएगा x पे पावर x, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस लॉग x, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे और देखिए इसका जो मान आया था 0 आया था 0 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y पे पावर x, फिर बड़ा कोष्टक, इस y को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे जाएगा x और y पे पावर -1 हो जाएगा, फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस लॉग y, फिर यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे x पावर y, फिर बड़ा कोष्टक इस x को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा y और x पावर -1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा लॉग x, फिर यहाँ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा x पावर x, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा यानी कि यहाँ पे जाएगा x पावर x, फिर लॉग यहाँ पे जाएगा x, फिर हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इन दोनों गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे y पावर x है, यहाँ पे y पावर -1 है तो घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x और y यहाँ पे लिखेंगे x पावर -1 हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा y पावर x, फिर हो जाएगा लॉग यहाँ पे जाएगा y। ठीक, फिर देखिए इसको प्लस लगा देंगे, इसमें भी गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा y पे पावर -1,
फिर हो जाएगा यहाँ पे y, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे x पर y, फिर लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा यानी कि log, देखिए यहाँ पे लिखेंगे log x, फिर यहाँ पे जाएगा dy/dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस x पावर x, फिर प्लस x पावर x, फिर हो जाएगा log x, फिर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको और इसको एक पास करेंगे और इसको और इसको और इसको उधर फेंक देंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए फेंकते हैं। अब देखिए आप लिखेंगे x और y, यहाँ पर x पावर -1, फिर यहाँ लिखेंगे dy/dx, फिर देखिए इसको एक पास लिखेंगे, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x पावर y, फिर यहाँ पर जाएगा log x, फिर dy/dx हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसको उधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माइनस में y पावर x, फिर यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पर जाएगा y। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे माइनस में भी आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा x और यहाँ पर जाएगा y पावर -1, फिर y हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको फेंकेंगे माइनस में x पे पावर x हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस x पावर x, फिर हो जाएगा यहाँ पे log x, फिर बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बराबर 0 नहीं होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इधर उसको पक्षाने के तो 0 हट जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें dy/dx कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर लेंगे, यहाँ पर जाएगा dy/dx बाहर आ जाएगा। फिर देखिए इस प्रकार से कोष्टक बनाएंगे, ये वाला बचेगा x y, फिर हो जाएगा x पावर -1। ठीक, फिर देखिए इसका यहाँ पे क्या करना, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे बचेगा यानी कि x पावर y, फिर यहाँ पे जाएगा log, यहाँ पे जाएगा x, फिर कोष्टक बन, फिर बराबर। देखिए इन सभी में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस बाहर, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा यानी कि y पे पावर x, फिर यहाँ पे जाएगा log, यहाँ पे जाएगा y, फिर यहाँ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि x y पावर -1, फिर y हो जाएगा, फिर प्लस x पावर x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा x पावर x, फिर हो जाएगा log x, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए ऊपर का मिटा करके इसके आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए ऊपर का मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमें, यानी कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इसके नीचे इसमें यानी कि भाग करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं dy/dx लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर, देखिए यहाँ पे जो है पहले उसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि y पे पावर x, फिर यहाँ पर जाएगा यानी कि log, यहाँ पर जाएगा क्या है आपका y है, फिर प्लस हो जाएगा x पावर x, फिर सॉरी यहाँ पे x पे पावर है आपका यानी कि y-1, फिर y है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस x पावर x, फिर प्लस x पावर x, फिर यहाँ पे log, यहाँ पे जाएगा x, फिर यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको उतार दिए। ठीक, अब देखिए ये जो है इसके नीचे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे बटा लगाएंगे। अब इसके बाद क्या, इसके नीचे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x y, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि x पावर -1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा x y और यहाँ पे जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।